नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी हब पे। फंडामेंटल सीरीज़ का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हो सकता है कि एक वीडियो है जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ यहाँ से। अभी हम इसमें देखने वाले हैं आर्टिकल 33, 34 और 35। हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 में दिया हुआ है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 12 से 35 हमने तो पढ़ा है, लेकिन हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? मुख्य तौर पे 14 से 32 में ही हमारे अधिकारों का वर्णन है। मुख्य तौर पे 12 में और 13 में, यानी कि 12 और 13 में क्या है वो मैं बता चुका हूँ आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं 33, 34 और 35 में क्या दिया हुआ है। क्योंकि 12 से 35 में है टोटल, ठीक है। और हमने आर्टिकल 32 तक ही पढ़ा है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो 33, 34, 35 में क्या है ये भी हमें जानना आवश्यक है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं और पूछे जाते हैं। और किसी भी आप एग्ज़ाम में जाइए, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन या कभी कभी दो क्वेश्चन आपको पक्का है कि देखने को मिलेंगे ही। तो आप इसको पढ़ के जाना, चाहे कहीं से भी पढ़ो, मेरे पास पढ़ो, किसी और जगह से पढ़ो, लेकिन पढ़ के जाना, ठीक है। आपको ये बहुत हेल्प करेंगे और यहाँ से 1-2 नंबर आपके तो कंफर्म हो ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 33 में क्या है, 34 में क्या है और 35 में क्या है। बहुत ही सिंपल है, आसान भाषा में इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और आपको याद भी हो जाएगा यहीं पे। देखते हैं कि आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 33 में है सशस्त्र बल, पुलिस सेवा, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों का स्थगन या प्रतिबंध। मतलब कि सशस्त्र बल में जो हैं, जो अर्धसैनिक बल में हैं, जो खुफिया एजेंसी में हैं, उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि वो उनके बीच अनुशासन और उनके कार्य जो है वो समुचित तरीके से हो सके, ठीक है। उनके बीच अनुशासन बना रहे, इस वजह से उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर किसी, मान लेते हैं कि कोई अर्धसैनिक बल में किसी बटालियन में अगर एक ने विद्रोह कर दिया कि और वो धरना प्रदर्शन करने चला गया, तो क्या होगा? उनके बीच जो एक डिसिप्लिन बना रहता है, एक आपको पता ही होगा कि आर्मी में क्या होता है, एक डिसिप्लिन होता है, हर एक चीज़ के एक तरीका होता है वहाँ पे उनको रहने का, खाने का, बात करने का, सब कुछ का, वो वेल डिसिप्लिन में रहते हैं। तो उनके बीच अनुशासन को बनाए रखने के लिए उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। उनका एक अलग तरीके से कानून चलता है वहाँ पे। अगर वो कुछ गलती करते हैं तो वो उनका अलग मार्शल वहाँ पे जो है कोर्ट मार्शल हो जाता है, ठीक है। तो वो उनका एक अलग सिस्टम होता है, इसीलिए उनके कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, मैक्सिमम अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है ताकि उनके बीच अनुशासन बना रहे। आर्टिकल 34 में क्या है? सॉरी, आर्टिकल 34 में हम देखते हैं कि मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब कहीं पे मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लगा हो, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसियों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 34 में है कि कहीं पे अगर भारत के किसी कोने में या किसी जगह, कहीं पे किसी खास जगह पे अगर मार्शल लॉ लागू होगा तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे उनके मूल अधिकारों पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध होगा, पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अब ये मार्शल लॉ क्या है इसे समझिए पहले। मार्शल लॉ सैन्य शासन द्वारा, सेना द्वारा लगाया गया एक कानून है जिसे हम सैन्य शासन या दूसरे शब्दों में मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ उस जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे सरकारी जो नियम है या सरकारी जो प्रशासन की जो ढांचा है वो पूरी तरीके से फेल कर जाए, ठीक है। वहाँ पे प्रशासनिक जो संरचना है वो पूरी तरीके से फेल कर जाए, वहाँ पे किसी तरीके का कानून जो है वो बिखर जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्शल लॉ लागू कर लिया जाता है। या वैसे जगह पे जहाँ पे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, सेना को ऐसा लगे कि यहाँ पे जो है सही तरीके से कानून नहीं चल रहा है, सही तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है, उस अवस्था में मार्शल लॉ वहाँ पे लगाया जाता है। ये आमतौर पे आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट होते हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स का थोड़ा ज़्यादा ही आना जाना रहता है, वहाँ पे ऐसे जगह पे कानून ये लग जाता है। तो जब वहाँ पे जब कानून ये मार्शल लग जाता है तो वहाँ के जो आमतौर पे जो कानून बना रहता है हमारे, वो पूरी तरीके से स्थगित या प्रतिबंधित हो जाता है और इसे मान्यता देती है हमारी संसद। ये मार्शल लॉ लगने के बाद वहाँ पे किसी को भी ये मृत्यु दंड तक भी दे सकते हैं, ठीक है।
और इसे संसद द्वारा मान्यता भी मिल जाता है। तो मार्शल लॉ अगर कहीं पे लागू हो गया तो वो उनके पास, सेना के पास बहुत पावर हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण तरीके से व्यवस्थित करने के लिए मार्शल लॉ लगाया जाता है, ताकि वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो बना रहे। ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा कि मार्शल लॉ और जो इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल और मार्शल लॉ, दोनों में अंतर होता है। राष्ट्रीय आपातकाल हम पूरे देश में लगाते हैं या किसी देश के एक हिस्से में लगाते हैं, लेकिन मार्शल लॉ क्या करता है कि मार्शल लॉ किसी एक जगह पे लगाया जाता है। ठीक है। मार्शल लॉ मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर देता है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी अगर कहीं पे लगा है तो वो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है, लेकिन उनकी जो वहाँ का जो सरकारी नियम कानून है वो चलता रहता है। ठीक है। जैसे मान लो झारखंड में अगर है लगा हुआ इमरजेंसी, झारखंड में इमरजेंसी लगा है, तो यहाँ की जो सरकार है वो आप जैसे काम कर रही है वो करेगी। ठीक है। लेकिन अगर मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो यहाँ की सरकार अपने काम नहीं कर पाएगी, वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहाँ पे सेना का शासन चलेगा, सेना का कानून चलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। आर्टिकल 35 में क्या है? आर्टिकल 35 में कुछ नहीं है। आर्टिकल 35 में बस इतना ही है कि संसद को मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 में, उन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वो इन्हें कम नहीं कर सकते हैं, उनमें कुछ ऐड ही कर सकते हैं केवल। ठीक है। तो सिंपल था, तीनों कुछ था नहीं इसमें। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35, यानी कि अनुच्छेद 33, 34, 35। 34 में क्या है? सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, पुलिसिया सेवा के जो खुफिया एजेंसी के जो लोग होते हैं उनके अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है। और आर्टिकल 34 में क्या है कि कहीं पे अगर मार्शल लॉ लागू है तो वहाँ पे जो कानून व्यवस्था होगी वो सेना का कानून चलेगा, वहाँ पे वहाँ की जो सरकार है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। ठीक है। और मार्शल लॉ किसी एक खास जगह पे लगाया जाता है, ना कि पूरे देश में। ठीक है। आर्टिकल 35 में है संसद को मूल अधिकार पे कानून बनाने का अधिकार, यानी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उन पे कानून बनाने का अधिकार हमारे संसद को है। और संसद जब मैं अगर बोलूँ तो वहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों आते हैं। ठीक है। अगर मैं संसद की बात करूँ तो कभी भी आप ऐसा नहीं अपने दिमाग में लगाना है कि केवल और केवल लोकसभा, नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्ज़ाम में। ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख रखा है, आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ठीक है। हु इज़ नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है या किसे कहा जाता है? तो आपने याद रखना, प्रियम्बल को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रियम्बल, स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को बोला जाता है, प्रियम्बल को बोला जाता है, जो हमने अमेरिका से लिया हुआ है। ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे केवल ये था कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर आएगा प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना। और अगर क्वेश्चन में ये ऐड कर दे कि B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 32 को, यानी कि आर्टिकल 32 को। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, आप आंसर को टिक करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो पूछ क्या रहा है। वो B.R. अम्बेडकर के बारे में बोल रहा है या केवल सिंपल आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो अम्बेडकर जी के बारे में अगर कहेंगे तो वो अनुच्छेद 32 को उन्होंने कहा था कि वो भारतीय संविधान की आत्मा है। और अगर सिंपल पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रियम्बल को कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो हो आपको समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।